Assalamu alaikum. I'm your teacher for educational psychology और जैसा कि नाम से जाहिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का ताल्लुक़ है साइकोलॉजी के असूलों का इत्तलाक लर्निंग पर, सीखने पर क्लासरूम में असातिज़ा और तलबा के बाहम ताल्लुकात से मुतल्लिक जो भी मुख्तलिफ उसके ज़ाविये और पहलू हैं वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा हैं। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये किस कदर अहम सब्जेक्ट है जिसके बग़ैर, जिसके जाने बग़ैर, जिससे मुकम्मल वाकफ़ियत हासिल किए बग़ैर एक अच्छा टीचर बनना आपके लिए कितना दूभर मुश्किल हो सकता है। आज जो हम जिक्र करेंगे उसका ताल्लुक है कि अच्छा टीचर या गुड टीचर कौन है। क्या एक गुड टीचर को माहिर नफ्सियात होना चाहिए? क्या एक अच्छे उस्ताद को अपने सब्जेक्ट पर अबूर होना चाहिए? क्या वो उसको जानना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स कौन है, तुलबा कौन है? क्या ये सारी बातें हैं या इनके अलावा भी कोई बात है जो एक अच्छे उस्ताद को पता होनी चाहिए? अगर हम पिछले चंद बरसों की तहकीक पर नज़र डालें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में बड़े बड़े असातिज़ा और रिसर्चर्स ने की है तो हमारे सामने चार बातें जाहिर होती हैं जो कि एक अच्छे उस्ताद का, अच्छे टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो चार चीज़ें जिन लोगों में ज़्यादा होंगी वो अच्छे टीचर्स होंगे, जिन लोगों में कम होंगी वो निस्बतन कम अच्छे टीचर्स होंगे। और अगर उन चार में से कुछ खुसूसियात किसी उस्ताद में कम है, यानी चार की बजाय तीन खुसूसियात हैं उसमें, तो वो और भी कम अच्छा टीचर होगा। अब ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या ये चार खुसूसियात जो है, these four characteristics that we are talking about, are they inherited? Are they God gifted? Or can we as a teacher inculcate them? हम अपने ऊपर उनको सीख सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये चारों की चारों चीजें जो है जो हम कहें कि ये इनहेरिटेड है, हमें विरसे में मिलती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये चारों खुसूसियात किसी भी अच्छे उस्ताद की, the characteristics of a good teacher that we are referring to, the four of them are all learned. ये हम सीख सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा टीचर बनना इस तरह से हो सकता है कि आप उन चारों खुसूसियात को जांचें, परखें और फिर शौरी तौर पे उनको अपना लें। चलिए देखते हैं वो चार खुसूसियात जिनका हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो क्या है। नंबर 1, ए गुड टीचर नोज हिज स्टूडेंट्स। वो अपने तुलबा से मुकम्मल वाकफियत रखता है, जानता है। उस्ताद वही अच्छा है जो अपने तुलबा की खामियां और खूबियां दोनों पूरी तरह से जानता हो और खामियों को कम करने की कोशिश करे और खूबियों को बढ़ावा देने की कोशिश करे। वो अपने स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड के बारे में जानता हो, वो उनकी पेक्यूलियरिटीज के बारे में जानता हो। बाज तलबा ऐसे हैं जो मामूली सी बात पे डिस्करेज हो जाते हैं। बाज तलबा ऐसे हैं जिनको आप गोशुमाली भी कर दें, you reprimand them and they don't bother too much about it.
नाउ दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, और अक्सर तलबा जो है वो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में ही पाए जाते हैं। तो टीचर की, उस्ताद की, एक अच्छी उस्ताद की क्वालिटी ये है कि वो अपने तलबा को अच्छी तरह से जानता हो, बूझता हो, उनसे वाकफियत रखता हो। दूसरी चीज़ जो है, जो एक उस्ताद को अच्छा उस्ताद बनाती है, वो है कि उस्ताद को लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूरी तरह आगाही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, तलबा सीखते कैसे हैं? What are the various ways in students learn? What are some of the pitfalls, hindrances that they may encounter in the learning process? What exactly is the learning process? Is it related to certain factors within the student and outside of the student? How far are those factors that reside within a student, such as a student's intelligence, such as his capacity to concentrate? How far do these factors that a student has within himself affect his learning process? फिर जो बैरूनी अनासर है, क्लासरूम का माहौल, उसका भी गहरा और अहम असर पड़ता है। अगर उस्ताद को अच्छी तरह मालूम हो कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है, उस पे कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, what are some of the hindrances that the learning process may encounter in the classroom? Is learning process only confined to the classroom or does it continue? आपने सुना होगा कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लास तक ही महदूद हो। जब आप सैर पे जा रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खेल के मैदान में हैं, तफरी में मसरूफ़ हैं, तो हो सकता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है दैट इज़ कंटिन्यूइंग। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ that he not only knows his students, but he also is quite familiar with the learning process. तीसरी अहम चीज, जैसे अभी हमने गुजारिश की दो, इसी से मुतल्लिक तीसरी अहम चीज of a good teacher is that he can motivate his students. Motivate his students means that he can get them interested in the subject matter, in the learning process, in improving themselves, in getting to know the world, in getting to know the subject, in getting to know the depth and the width of the subject. जैसे हमने अभी गुजारिश की थी कि क्या लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम तक महदूद है? जी नहीं, क्लासरूम तक महदूद नहीं है। अगर वो स्टूडेंट मोटिवेटेड है तो लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम के बाहर भी चल रहा है। तो अच्छा टीचर वो है जिसमें ये तीन क्वालिटीज हों जिनका हमने अभी जिक्र किया, कि वो अपने स्टूडेंट्स को जानता है, वो लर्निंग प्रोसेस को जानता है, और वो जानता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। चौथी और अहम चीज जो गुड टीचर की है वो है कि वो अपने तलबा को, स्टूडेंट्स को सही तरह से असेस कर सकता है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट only assessment related to the subject matter at hand, but assessment in terms of their emotional intelligence, assessment in terms of their backgrounds, assessment in terms of their motivations, assessment in terms of their aspirations. Students क्या चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स किधर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की ख्वाहिशात क्या है। स्कूल या कॉलेज सब्जेक्ट के अलावा वो तो उस्ताद को आना ही चाहिए कि वो कैसे असेस करे उन्हें। उसके साथ साथ उस्ताद के लिए ज़रूरी है, गुड टीचर इज़ वन हु कैन असेस द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। अब यहां पर हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स में बाज़ औक़ात एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स थिंक
that they have not been assessed properly. Teacher thinks that he has assessed them properly. How do you resolve that problem? Well, educational psychologists put forward the view that the teacher and the student must sit down together, and the teacher must point out to the student what is wrong and what is right in the answers that he has given, and explain the assessment process to the student कि आप लोगों को ऐसे assess किया गया है. तो ये 4 चीजें हैं जो एक गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक और अहम बात जो इस रेफरेंस में आपको मद्देनजर रखनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड टीचिंग, सेल्फ रेगुलेटेड इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी इम्पार्टेड. अब ये सेल्फ रेगुलेटेड से क्या मुराद है? देखिए, बात यह है, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, science or art is not a static process, it is a dynamic process. What does it mean? जो सब्जेक्ट मैटर है वो तब्दील हो रहा है, हर वक्त तब्दील हो रहा है. उसमें कुछ एडिशंस हो रही हैं और कुछ डिलीशंस हो रही हैं. उसमें कोई नई चीजें शामिल की जा रही हैं और उसमें पुरानी चीजें निकल रही हैं. सब्जेक्ट मैटर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे स्ट्रेस ज्यादा दिया जा रहा है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे स्ट्रेस कम दिया जा रहा है. ए गुड टीचर इज समबॉडी who assesses, who not only assesses his students properly, but is also conditioned to assessing and regulating himself. अपने आप को भी उसको दुरुस्त करना है. अपने आप को दुरुस्त करना या अपने आप को अप टू द पॉइंट लाना या अपने आप की नॉलेज जो है उसको अप टू डेट करना उतना ही अहम है माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में जितना एक टीचर का ये अहम है कि वो स्टूडेंट्स को असेस कैसे करता है. यानी आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूंगा that educational psychology is not a one-way street, it's a two-way street. The teacher assesses the students and also assesses himself and brings his knowledge up to date, brings his knowledge to the modern level. Whatever the knowledge may be, may it relate to algebra, may it relate to geography, may it relate to economics, whatever it may relate to, if the teacher regulates, assesses his own self, then he becomes a good teacher. कुछ माहिरीन नफ्सियात जो है उनका यह भी ख्याल है कि गुड टीचर जो है उनमें 7 चीजें होनी चाहिए, या यूं कह लीजिए कि जब माहिरीन नफ्सियात देखते हैं कि एक अच्छा टीचर कौन है और एक इतना अच्छा टीचर कौन नहीं है, तो जब इन 2 असातिज़ा का आपस में मुकाबला किया जाता है, when these 2 gentlemen teachers are contrasted and compared with each other, it appears that a good teacher is or manifests 7 things or 7 characteristics or 7 elements. Let's take a look at those 7 elements that a good teacher exhibits. 1, a good teacher knows his subject. पहली अहम तरीन बात, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में अबूर हासिल होना चाहिए, उसकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए, उसको सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज हैं, साइंस में भी कंट्रोवर्सीज हैं और आर्ट्स में भी कंट्रोवर्सीज हैं, उन सब का इल्म होना चाहिए. He may or may not agree with those various controversies. He may or may not have his points of view related to those controversies, but he must be aware what are those different controversies. So a good teacher or a self-regulated or a self-managed teacher is somebody who knows his subject thoroughly. Number 2, a good teacher or
An excellent teacher would be somebody who knows various teaching strategies. There are, if not hundreds, there are dozens of teaching strategies. Keller plan is one of them. Self-directed teaching is one of them. Self-motivated teaching is another one. Lecturing is another one. Not lecturing and letting students come to their own conclusion is another one. So we have a wide varieties of teaching strategies that are available to a teacher. आप जब एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हम इसके डेप्थ में जाएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि टीचर्स को पता होनी चाहिए. A good teacher therefore is one who knows those teaching strategies. अब टीचिंग स्ट्रेटजी का उसको पता चल गया. But the teaching strategy must be appropriate. He must choose the appropriate teaching strategies to teach the students at his disposal. इसको यूं भी समझिए कि अगर मैं लेक्चरिंग को एक टीचिंग स्ट्रेटजी बना लूं और तुलबा को, जो दूसरी या तीसरी जमात के तुलबा हैं, उनको सिर्फ लेक्चरिंग की स्ट्रेटजी तक ही महदूद रखूं और अरिथमेटिक्स पढ़ाना चाहूं, तो क्या ये अप्रोप्रिएट टेक्निक होगी? बिल्कुल भी नहीं. इसलिए कि यहां पर नंबर एक, students require and need practice. In order for them to gain facility in arithmetic and related subjects, they need practice. And practice, if a teacher does not allow practice and focuses and concentrates only on lecturing, then of course he is not a good teacher and he has not chosen the right strategy. The right strategy in this case may be that the teacher not only lectures, but he also demonstrates, but he also gives them opportunity to practice. So demonstration, lecturing, and practicing might be a good strategy. The combination of all these three. तो ये जब हम ये गुजारिश करते हैं आपसे कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि appropriate strategy क्या है, तो appropriate strategy must be adopted keeping in mind the subject, the teacher, and the level of experience and knowledge of those subjects. तीसरी चीज that a good teacher must have is that the teacher knows special ways or particular ways of teaching his students. कुछ students ऐसे हैं जिनकी कुछ needs special हैं. कुछ subjects ऐसे हैं जो एक खास अंदाज से पढ़ाए जाने चाहिए. मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री के लिए अगर आप सिर्फ लेक्चर रखेंगे और मुख्तलिफ केमिकल्स की मिक्सचर आप उनको नहीं दिखाएंगे, if you do not demonstrate how various chemicals may react and interact with each other, then that would be a bad strategy. A good strategy would be that a good teacher not only explains things to them, but also demonstrates how various chemicals act and react when they are mixed together. So, this is what we mean when we say that this teacher must know a particular way of teaching, a certain way of teaching his students. चौथी चीज जो है, that is, the teacher must know the cultural background of their students. Cultural background जाननी निहायत जरूरी है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में there is a divide between the urban and the rural culture. अगर हम urban culture की technologies over stress करेंगे, अगर हम urban culture को over stress करेंगे in teaching rural or rural background students, then we would fail as a teacher, because we have not used
the appropriate technology of teaching, keeping in view the cultural background of the students. एक और मिसाल जो कि एक्सट्रीम मिसाल है, क्या आपकी क्लास कामयाब हो सकेगी अगर आप रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा अफ्तारी से थोड़ा सा पहले अपनी क्लास शुरू करें? जाहिर है नहीं, क्योंकि उस वक्त तक लोग जो है वो रोज़े से रोज़ा अफ्तार करने में और अपनी नमाज अदा करने की तरफ उनकी तवज्जो है। और अगर आप कोई अहम चीज़ उस वक्त पढ़ाना चाहेंगे तो आपके लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी। यहीं से हम एक और दुनिया में भी चलते हैं। लेट अस गो टू द क्रिश्चियन वर्ल्ड। विल इट बी पॉसिबल फॉर ए टीचर टू बी ए गुड टीचर एंड टीच पीपल on and around the area, on and around the time of Christmas? Students are in a certain frame of mind. They call it, in America and the European countries, they call it the season. Christmas season begins, and Christmas season is a typically American and European peculiarity. अगर हम इस कल्चरल बैकग्राउंड को इग्नोर करें, अगर हमारा कोई टीचर जो है वो ये इग्नोर कर दे बात कि स्टूडेंट्स जो है वो दिसंबर के आखिरी दिनों में ख़ास तवज्जो से पढ़ें, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की कल्चरल बैकग्राउंड रिक्वायर्स, डिमांड्स, एक्सपेक्ट्स that they come into a holiday frame of mind. That is the time when everybody in the Christian world goes for a holiday. That is the time for prayer. That is the time to exchange presents. That is the time to visit. तो इसलिए स्टूडेंट्स की, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की कल्चरल बैकग्राउंड जानना टीचर के लिए निहायत अहम चीज़ है। मैंने आपको ये मज़ाहिब से मुतल्लिक मिसालें दी दोनों। रमज़ानुल मुबारक के दौरान या क्रिसमस सीज़न के दौरान स्टूडेंट्स का फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो मुख्तलिफ है। इसलिए अगर हम इस चीज़ को बहैसियत एक टीचर के इग्नोर करते हैं तो फिर हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहती, वो उतनी कारआमद और फोकस नहीं रहती। जब एक उस्ताद जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा कि अफ्तारी का टाइम है रमज़ानुल मुबारक में, तलबा अफ्तारी की तरफ माइल है, अगर एक उस्ताद इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि उसके तलबा जो है वो क्रिसमस सीजन मोड में जा रहे हैं, तो वो ये कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हिज स्टूडेंट्स आर बीइंग इग्नोर्ड, एंड इग्नोरिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स वुड मेक टीचिंग इनइफेक्टिव। ये खास बात याद रखने वाली है। एक और बात कल्चरल बैकग्राउंड से मुतल्लिक गुजारिश करूं, हमारे यहाँ मिक्स्ड क्लासेस का होना, खैर अब तो हो गई मिक्स क्लासेस हैं, लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, ताहम लड़कियों की और लड़कों की ख्वाहिश यह है कि लड़कियां अपने एक ग्रुप में बैठे और लड़के दूसरे ग्रुप में बैठे। ये तो बात हो गई कल्चरल बैकग्राउंड्स की। इसके अलावा अगला जो पॉइंट आपने मद्देनजर रखना है एज ए टीचर, वो आपने ये देखना है कि जो लर्निंग सिचुएशन है उसको कैसे सेटअप किया जाए। लर्निंग सिचुएशन, फॉर इंस्टेंस, देयर इज ए क्लासरूम एंड देयर इज ए लेबोरेटरी। क्लासरूम और लेबोरेटरी में फर्क है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेबोरेटरीज चाहिए। कंप्यूटर लेबोरेटरी चाहिए, फिजिक्स की लेबोरेटरी चाहिए, आपको केमिस्ट्री की लेबोरेटरी चाहिए। इसी तरह बायोलॉजी यानी बॉटनी जूलॉजी की आपको लैब्स चाहिए। ए टीचर who keeps in view the situation
of where is he going to teach? Is it a laboratory or is it a classroom? He would be a good teacher. एक और अहम बात इसी से मुतल्लिक, कुछ लर्निंग सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें इंडिविजुअल लर्निंग इज बेटर, कुछ लर्निंग सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें पेयर या ग्रुप लर्निंग इज बेटर. लैंग्वेज सीखने के लिए इंडिविजुअल सिचुएशन इज बेटर. अरिथमेटिक्स या ऐसे सब्जेक्ट सीखने के लिए ग्रुप सिचुएशन इज बेटर. आपको दूसरों से मदद मिल जाती है, आप उनके काम को देख के इमिटेट करके अपना काम भी ऐसे ही कर सकते हैं. तो जहां आपको एप्रोप्रिएट लैब की जरूरत है फॉर बीइंग अ गुड टीचर, जहां एक गुड टीचर ये करता है कि वो लर्निंग सिचुएशन को सेटअप करता है इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरीज, दूसरी चीज जो लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए एक अच्छा गुड टीचर कर रहा है वो ये भी है कि लर्निंग जो है वो इज इट फैसिलिटेटेड इन इंडिविजुअल और ए डायड और ए ग्रुप. डायड मीन्स ए सिचुएशन ऑफ टू पीपल, अ ग्रुप मीन्स ए सिचुएशन ऑफ मोर देन टू पीपल, तीन या उससे आगे. जैसे मैंने अभी गुजारिश की, कुछ सिचुएशंस, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें individual learning is a proper methodology, is a proper way of learning. कुछ subjects और कुछ situations ऐसी हैं where didactic group learning, peer learning is better. और कुछ situations और कुछ subjects ऐसे हैं जिनमें group learning या group की सूरत में सीखना जो है, तालीम हासिल करना जो है, वो एक बेहतर टेक्नोलॉजी है. तो अच्छा उस्ताद जो है उसको पता है कि लेबोरेटरीज कैसे सेटअप करनी है, लेबोरेटरीज का इस्तेमाल कैसे करना है, उनके क्या आदाब है लेबोरेटरीज के इस्तेमाल करने के. और उसके अलावा अच्छे टीचर को, गुड टीचर ऑल्सो नोज व्हाट आर द वेरियस सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट दैट मे फैसिलिटेट लर्निंग. इज इट एन इंडिविजुअल सिचुएशन वेयर learning would be facilitated? Is it a paired situation, dyadic situation as I said, or is it a group situation? आपको अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में उस्ताद की हैसियत से ये बात मद्देनजर रखना होगी, इस बात की तरफ आपको तवज्जो देना होगी कि सिचुएशन और लैब्स की आपको प्रोविजन कैसे करनी है, प्रोवाइड कैसे करना है. और आखिरी चीज इस जिम्न में है कि देखें, हम सिर्फ स्टूडेंट्स पैदा नहीं करना चाहते, हम स्टूडेंट्स के साथ साथ चाहते हैं कि वो स्कॉलर्स बने. हम स्टूडेंट्स के साथ साथ चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो लीडर बने. तो एक अच्छा टीचर जो है उसको ये मालूम है कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, वो कैसे इनकलकेट की जा सकती है, वो उन क्वालिटीज को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है. आज से कुछ अरसा पहले तक, और शायद अब भी कुछ लोग ये समझते होंगे कि लीडर्स आर बॉर्न एंड लीडर्स आर नॉट मेड. आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप रिफ्लेक्ट करें. मैं 1, 2, 3 सेकंड का पॉज देता हूं, आप रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि आपका क्या जवाब है इससे मुतल्लिक. क्या आर लीडर्स बॉर्न और आर दे मेड? Because if they are born, then there is hardly anything that a teacher can do. But if they are made, then there are plenty of things that a teacher can do to make students into leaders. Well, repeated research, आपने जवाब अपना ढूंढ लिया होगा. Repeated research has shown in various countries, including Pakistan, that leaders are made.
that there are certain qualities in a leader. For instance, he has vision. That vision can be taught. There are certain other qualities that he's sympathetic, empathetic with his followers. वो followers की नब्ज़ पे उसका हाथ होता है. And that we know is something that can be learned. Modern day laboratories are being set up all over the Western world where people teach other people to become leaders. तो इसलिए ये बहस कि क्या लीडर्स पैदा होते हैं या बनते हैं, अब इस बहस पे हम तय कर चुके हैं कि leaders can be made. Psychologists have identified various qualities of a leader, and depending upon each quality, they can pick a person and train him to have that quality. Of course, some people will be easy to train and some people will be difficult to train, but training can lead to leaders. Training can lead to people becoming leaders. इसलिए अब हम ये भी देख रहे हैं कि लीडर्स बनाने हमारे लिए एज ए टीचर निहायत अहम रोल है एक टीचर का. और अगर एक टीचर ये करता है अपनी क्लास में तो देन ही इज ए गुड टीचर, देन ही इज एन एक्सीलेंट टीचर. एक और अहम बात जो है गुड टीचिंग से मुतल्लिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? अपने आप को जानना, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना और अपने आप को मैनेज करना इज सेल्फ मैनेजमेंट. मेरी क्या क्या खूबियां हैं, मुझ में क्या क्या खामियां हैं, मुझ में क्या क्या वीकनेसेस हैं, मुझ में क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ मैनेजमेंट. Once a teacher knows that, then he is on the way to becoming a good teacher. Then, once he is aware of his strengths, then he can build upon those strengths. Once he is aware of his weaknesses, then he can learn to minimize the effect of those weaknesses upon the educational process. इस ज़िमन में आपको 3 बातें मद्देनजर रखनी चाहिए. नंबर 1, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गोल सेटिंग. गोल सेटिंग का मतलब है कि आज मैं यहां हूं और मुझे आज से 1 हफ्ता बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद यहां पहुंचना है. गोल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. जब आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपने प्रोफेशन में, जब आप अपने सोशल रिलेशंस में, जब आप अपनी करियर में गोल सेट करेंगे तो जब भी आपके लिए मुमकिन होगा कि आप उस गोल को अचीव कर पाएं. मुझे ये देख के हैरानी होती है अक्सर कि अगर बच्चों से पूछा जाए, स्टूडेंट से पूछा जाए, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? How do you see yourself? Where do you see yourself 2 years from now? What is it that you want to do at the end of certain time period? They are blank. They don't know. वो क्या जवाब होगा हम सोचेंगे जी. अगर एक शख्स को ये पता ही नहीं कि उसने जाना कहाँ है, if he is not aware of his goal, if he hasn't set his goal, then how is it possible for him to achieve it? His journey, therefore, would remain haphazard. His journey would be not goal directed. So, सबसे अहम बात जो है टीचर्स के लिए वो ये है कि उनको अपने गोल सेट करने चाहिए. Clear goals are those goals which are easy to manage. Clearly definable goals are those which are easy to manage, easy to achieve. Vague goals, मैं देखूंगा जी 2 साल के बाद मैंने क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा जी
कि मुझे फलां कॉलेज में या फलां इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाए. दिस इज वेग. द गोल्स मस्ट बी क्लियर. द क्लियरर द गोल, द ईजियर इट इज फॉर ए पर्सन टू अचीव देम. दूसरी बात जो इससे मुतल्लिक है गोल सेटिंग के बाद, दैट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग योरसेल्फ. जो आपने अपने लिए गोल सेट किया है, क्या आप उस गोल को अचीव करने के लिए तगोदौ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू अचीव दैट गोल in a manner that it needs to be achieved? यानी अपने लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम हर बंदे के, हर टीचर के जहन में होना चाहिए. ये मेरा गोल है, क्या इस गोल को हासिल करने के लिए, क्या इस नस्ब-ओ-लैन को हासिल करने के लिए मैं उस रास्ते पे गामजन हूं या नहीं हूं? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, और अगर गामजन हूं तो क्या मेरी स्पीड, वेलोसिटी क्या मुनासिब है? मैंने 2 साल के बाद यहां पहुंचना है. एम आई वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल? आई वॉन्ट टू डू माई मैट्रिक. आई वॉन्ट टू डू पास माई मिडिल एग्जाम at the end of, let us say, 6 months. Are we evaluating ourselves? Are we monitoring ourselves? Are we making sure that whatever is required to achieve that particular goal that we have in mind, we are adopting those strategies and methodologies? This is what is meant by monitoring and evaluating yourself in pursuance of the goal. गोल सेट करना और फिर उस गोल के लिए तगोदौ करना एक एंड है. उस तगोदौ के दौरान, that effort that you make in between, you have to continuously monitor yourself whether you are making right amount of progress or not. और तीसरी बात जो है वो है सेल्फ reinforcement और rewarding yourself. देखें, human beings learn best when they are rewarded. Psychologists have shown repeatedly that if you want that somebody should learn something, you reward him. If you want that somebody should drop an undesirable behavior, whatever the undesirable behavior may be, सिगरेट पीना अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वक्त पर अपॉइंटमेंट मीट ना करना अनडिजायरेबल बिहेवियर है, टाइम टेबलिंग के मुताबिक न चलना अनडिजायरेबल बिहेवियर हो सकता है. इफ यू वांट दैट द अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी टर्मिनेटेड, punishment is no way. Ignoring the undesirable behavior is the best way. So, in order for you to be able to achieve what you want to achieve, you must reinforce yourself. You must reward yourself. अपनी पीठ पे कभी कभी थपकी भी देनी चाहिए. अगर आप कोई काम दुरुस्त कर रहे हैं तो आपको अपनी पीठ पे थपकी देनी चाहिए कि हाँ, well done, I'm doing the right kind of thing, I'm going in the right direction. And that is what is meant by self-reinforcement or self-rewarding. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इस तरह से गोल सेटिंग करते हैं कि अच्छा, ये मुझे भूख लग रही है and I have an exam day after tomorrow, I'm going to have my snack at the end of finishing this chapter. जब मैं ये चैप्टर पढ़ के खत्म कर लूंगा तो फिर मैं कुछ खाऊंगा. And that is how those people reward themselves, by doing a certain task, and at the end of the termination of their task that they have done, they reward themselves. The reward may be in terms of eating, drinking, taking a rest, making that telephone call to your favorite person that you've always wanted to make, having a chit chat. These are all examples of rewarding yourself while you're studying. तो सेल्फ रिवॉर्डिंग जो है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट जो है, वो निहायत अहम चीज है इस रेफरेंस में. आखिरी 2-3 बातें जो आपसे इस लेक्चर के दौरान गुजारिश करनी है, दे रिलेट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन, या जैसे मैंने अभी कहा, सेल्फ रीइंफोर्समेंट इज ए मोस्ट important technology for somebody to be able to adopt certain behavior, to be able to make his behavior goal directed.
और उसमें दो खास तौर पे बातें याद रखने वाली है कि सेल्फ रेगुलेशन से या सेल्फ मैनेजमेंट से क्या होगा. सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट will always result in improved teaching. अगर आप अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं तो और बातों के अलावा सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन जो है वो निहायत जरूरी चीज है. किस वक्त उठना है, किस वक्त बैठना है, किस वक्त पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस हद तक जाना है, ये जब आप इस प्रोसेस में जारी है, ये है गोल सेटिंग. अब आप उसको साथ साथ मॉनिटर भी कर रहे हैं. क्या जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया है, क्या मैं उसको अचीव भी कर पा रहा हूं या नहीं. इसलिए सबसे अहम बात जो है इस रेफरेंस में, दैट इज व्हेन यू सेट गोल्स दे हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग. दूसरी अहम बात जो इससे है वो ये है कि सेल्फ रेगुलेशन से, जब आप सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो आपको बहुत से फ्रिंज बेनिफिट्स मुहैया हो जाते हैं. फ्रिंज बेनिफिट्स मींस एडेड benefits that you may acquire as a function of adopting self-management and self-regulation. We can identify at least 4 or 5 of those fringe benefits that you may have as a result of self-regulation. Number one, students, you as a student or your students can keep track of where they are going. In other words, they can keep track of their progress in a particular reference, in a particular subject, or the lack of progress in that particular reference, a particular subject. Self-regulation जो है, उससे आपको अपनी progress या उसका lack भी पता चल सकता है. Number 2, students can receive, teachers can receive and give congratulations. Congratulations are reinforcements. जब मैं किसी की पीठ थपकता हूं एज ए टीचर, और जब मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने का अच्छा अंदाज है, हम आपको पसंद करते हैं, तो ये प्रेज जो है, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है, दीज आर रीइंफोर्सिंग. और सेल्फ रेगुलेशन में ये एक अहम चीज आ जाती है, दैट सेल्फ रेगुलेशन लीड्स टू रिसीविंग एंड गिविंग कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप रिसीव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और दे भी सकते हैं. तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक है, दैट रिलेट्स टू यू कैन कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग इन अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव. अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं है, अगर आपका बिहेवियर रेगुलेटेड नहीं है, तो आपके लिए अपनी एफर्ट का रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा. और अगर आपका अपना रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप अपनी प्रोग्रेस की निशानदही नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी लैक ऑफ प्रोग्रेस की निशानदही नहीं कर पा रहे, तो फिर आप you would not be able to achieve what you want to achieve. You may, underline the word, you may fail as a teacher. I'm not saying you will, I'm saying you may fail as a teacher if your behavior, if you do not have a record, an accurate record of the efforts that you are putting in. इसी reference में एक और बात जो करनी है, that relates to, can we put a figure? क्या हम ये बता सकते हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक जो सेल्फ रेगुलेटेड बंदा है उसकी एफर्ट से और जो एक सेल्फ रेगुलेटेड बंदा नहीं है उसकी एफर्ट में कितना फर्क है इन टर्म्स ऑफ देयर आउटपुट? कैन वी पुट अ वर्ड, कैन वी पुट अ फिगर टू दैट? कैन वी से दैट सेल्फ regulated effort, self-managed effort could lead to X% of increase in the progress of students and teachers? Can we say that lack of self-regulated input leads to a decrease in the output? Yes, we can.
psychologists have put up a figure related to the progress or lack of it. Research shows that those people whose behavior is self-regulated, those teachers who self-manage, their output increases by 27%. यानी तकरीबन एक चौथाई आपकी इंक्रीज हो जाती है इन लेवल ऑफ इनपुट. वो लोग जो सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ मैनेज बिहेवियर शो नहीं करते, वो एक गोल अचीव करते हैं मिसाल के तौर पर 100 दिनों में, तो वो लोग जो सेल्फ रेगुलेटेड सेल्फ मैनेज बिहेवियर शो करते हैं वो गोल अचीव कर लेंगे 100 से 27 दिन कम में. In other words, the progress, the amount of progress that self-regulated people make is 27% better, more than those people whose behavior is not self-regulated. और आखिरी बात इस सेल्फ रेगुलेशन के बारे में जो गुजारिश करनी है कि सेल्फ रेगुलेशन से ना सिर्फ एक टीचर की इनपुट जो है वो बढ़ती है, बल्कि स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज है, स्टूडेंट्स की इनपुट जो है वो भी मैक्सिमाइज हो जाती है. आप जानते हैं कि हर शख्स का एक सर्टन लेवल है. वो लेवल इंक्रीज करने का तरीका क्या हो सकता है कि हम सेल्फ को मैनेज करें. और अगर हम सेल्फ को मैनेज करते हैं, अगर हम अपनी एफर्ट को मैनेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स की इनपुट जो है, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है, स्टूडेंट्स की the ability to receive instruction, the ability to receive knowledge increases. इसलिए सेल्फ रेगुलेशन जो है वो निहायत अहम चीजें हैं. एक दफा आप खत्म करने से पहले हम एक दफा फिर शुरू से आखिर तक देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की है. हमने शुरू में आपसे गुजारिश किया था कि एक गुड टीचर कौन है. हमने उसके बारे में आपसे 4 गुजारिशात की हैं. ए गुड टीचर इज समबॉडी हु नोज हिज स्टूडेंट्स. ए गुड टीचर इज समबॉडी हु नोज द लर्निंग प्रोसेस. ए गुड टीचर इज समबॉडी हु मोटिवेट्स स्टूडेंट्स. एंड अ गुड टीचर इज समबॉडी हु असेसेस हिज स्टूडेंट्स प्रॉपरली. याद आया आपको? ये चारों चीजें जिसमें हैं वो गुड टीचर है. ये हमने अभी गुजारिश की. ये भी मैंने गुजारिश की थी आपसे कि अगर इन चारों ये चारों चीजें 2 टीचर्स में है लेकिन एक में ज्यादा हद तक है, तो जिसमें ज्यादा है ये चीजें वो टीचर बेहतर होगा बनिस्बत उसके जिसमें ये चीजें चारों की चारों चीजें कम हैं. दूसरी बात जो हमने इस रेफरेंस में गुजारिश की थी उसका हमने जिक्र किया था आपसे कि सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर या सेल्फ रेगुलेटेड टीचिंग क्या है. हमने आपसे बताया था कि सेल्फ रेगुलेटेड टीचिंग वो है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे बाकायदगी से बिला नागा अपनी इनपुट को ऑब्जर्व करता रहता है, अपनी इनपुट को देखता रहता है, अपनी इनपुट को रिव्यू करता रहता है. तीसरी चीज जो हमने गुजारिश की थी, हमने आपको 7 क्वालिटीज बताई थी कि एक अच्छे उस्ताद की 7 क्वालिटीज क्या हो सकती हैं. उनको भी एक नजर डाल लेते हैं. नंबर 1, ए गुड टीचर इज वन हु नोज हिज सब्जेक्ट. सबसे पहली सबसे जरूरी चीज कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने मजमून के बारे में मुकम्मल दस्तरस इल्म हासिल होना चाहिए. नंबर 2, ही नोज डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज. उसको पढ़ाने का तरीका हायकार जो है वो आना चाहिए. नंबर 3, वो अप्रोप्रिएट मैथडोलॉजीज और स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट. ये नहीं है कि मेरी क्लास में जो अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो उन सब की IQ एक सी है. कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है. तो अगर मैं अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहा हूं, अगर कोई टीचर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहा है तो फिर वो एक गुड टीचर होगा. चौथी चीज जो इस रेफरेंस में हमने बताई थी, दैट इज that a teacher can explain various views of how to teach a particular concept or a particular subject. Languages को
साइंसेस की तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। लैंग्वेजेस में बहुत वेरिएशंस हैं, साइंसेस में यस और नो, ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे एरियाज कम है, लैंग्वेजेस में ग्रे एरियाज ज्यादा हैं। इसलिए ये मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया आपको। इसलिए अगर उसको टीचिंग स्ट्रेटजी का पता है कि क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए लैंग्वेज पढ़ाने के लिए और क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए साइंसेस पढ़ाने के लिए, देन ही विल बी ए गुड टीचर। अगर आप अच्छा उस्ताद बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से खास अप्रोप्रिएट तरीके हैं जो आप पढ़ाएंगे तो आप लैंग्वेजेस या साइंस को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। Another thing that we saw in that context is that the teachers know the cultural background of the students. हमने आपको अभी मिसाल दी, इस मुल्क में हमारी तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो रूरल इलाकों में रहती है, गांव के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में रहती है, और तकरीबन 20 से 30% आबादी जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है। रूरल और अर्बन डिवाइड हमारे मुल्क का, इस खित्ते का एक खास पर्टिकुलर रेफरेंस है। रूरल स्ट्रेटजीज कैनॉट बी ऑपरेशनल और रूरल स्ट्रेटजीज कैनॉट बी successful in urban areas and urban strategies cannot be successful in rural areas. इसलिए हमने आपसे ये कहा था कि आपको अपने स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड का बड़ी अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि क्या वो गांव से मुतल्लिक है या वो शहरों से मुतल्लिक है। अगर वो गांव से मुतल्लिक है तो उनको और तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, और अगर वो शहरों से मुतल्लिक है तो उनको और तरह से पढ़ाना चाहिए। इस रेफरेंस में हमने एक और बात कही थी कि वो टीचर अच्छा है जो ये जान ले कि आपने लर्निंग सिचुएशन को कैसे सेटअप करना है और अप्रोप्रिएटली कैसे सेटअप करना है। लर्निंग सिचुएशन का मतलब है कि आप कहां पढ़ाएंगे। मैंने जैसे गुजारिश की आपसे पहले भी, कुछ नेचुरल साइंसेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये नेचुरल साइंसेस है, इनके लिए लेबोरेटरीज का होना जरूरी है, और लर्निंग सिचुएशन जो है वो लेबोरेटरी ही बेहतर होगी इन सब्जेक्ट्स के पढ़ाने के लिए। तो उसके मुकाबले में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सच एज लैंग्वेजेस जिसमें आपको लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको वहां अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन को डेवलप करना और बनाना मुनासिब है अगर आप गुड टीचर होना चाहते हैं। इसी रेफरेंस में हमने कहा था कि ना सिर्फ लेबोरेटरीज और लर्निंग सिचुएशन, बल्कि क्या आप एक बंदे को अलहदा इंडिविजुअली तवज्जो देकर पढ़ाना चाहेंगे, करेंगे, बेहतर है, या पेयर्स में पढ़ाना तवज्जो देना बेहतर है, या ग्रुप्स में पढ़ाना या तवज्जो देना बेहतर है। ए गुड टीचर इज वन हु नोज what are those subjects and what are those situations that can facilitate learning in a isolation. A good teacher is one who knows where pairing students would be a good strategy to adopt to make them to facilitate learning. And a good teacher is one who also knows where groups may be required to learn and teach. तो अगर एक उस्ताद को यह पता है कि लर्निंग सिचुएशन के लिए अकेले रहना या डायड में पढ़ाया जाना या ग्रुप में पढ़ाया जाना बेहतर है। और आखिरी चीज हमने आपसे ये बताई थी कि पढ़ाने का मकसद सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करना नहीं है, वो तो निहायत अहम मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ एक मकसद ये भी है कि स्टूडेंट्स को लीडर बनाया जाए। तो अगर टीचर इस बात से भी अवेयर है दैट ही कैन मेक स्टूडेंट्स लीडर्स, देन ही विल बी ए गुड टीचर। आज का लेसन इतना ही काफी। अगली दफे फिर कुछ और इसी चीज से मुतल्लिक आपसे गुजारिशात करेंगे। उम्मीद है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ पहले लेक्चर के बाद अंदाजा हो गया होगा। अगली दफा के लिए खुदा हाफिज, रब रखा।